सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का, यानी केमिकल काइनेटिक्स का, जिसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इस केमिकल काइनेटिक्स की हमारी 7 क्लास से कंप्लीट हो गई थी। आज हमारा पार्ट नंबर 8 रहेगा, यानी अपन कह सकते हैं आज का हमारा वीडियो 8 नंबर का वीडियो रहेगा। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का। डिटेल से हमने अध्ययन किया था प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित एवं समाकलित वेग समीकरण किस प्रकार प्राप्त करते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई किस प्रकार लिखते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल सूत्र का अध्ययन हमने किया था, प्रथम कोटि अभिक्रिया का आलेखीय निरूपण हमने देखा था, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमने अर्ध आयुकाल का मान ज्ञात किया था। यानी पिछले वीडियो में हमने प्रथम कोटि अभिक्रियाओं का डिटेल से अध्ययन किया था। आज हम इस क्लास में प्रथम कोटि अभिक्रियाओं से संबंधित ही छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं। एक तो है विल्हेल्मी समीकरण और एक अपन पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया। यानी अपन कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो उसके लिए हम समाकलित वेग समीकरण का सूत्र देखेंगे और अर्ध आयुकाल का सूत्र देखेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। तो लगातार आप बने रहिए, अंत तक मेरे साथ बने रहिए आप। हम पहले पढ़ेंगे विल्हेल्मी समीकरण। देखो विल्हेल्मी समीकरण क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण है, उस समाकलित वेग समीकरण को विल्हेल्मी नामक वैज्ञानिक ने एक अलग रूप में व्यक्त किया, और उसी को हम क्या कहते हैं, विल्हेल्मी समीकरण। सीधी सी बात यह है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण को विल्हेल्मी ने एक अलग सूत्र के द्वारा व्यक्त किया। उस सूत्र को ही हम क्या कहते हैं, विल्हेल्मी समीकरण। देखो किस प्रकार से विल्हेल्मी ने प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण को प्रस्तुत किया। देखो हमें पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या आया था हमारे पास, K1 = 2.303 अपॉन T log A/A-x। ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। अब देखो विल्हेल्मी ने इस समीकरण को किस प्रकार से प्रस्तुत किया। देखो हम कहेंगे माना t = 0 पर, t = 0 पर अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता = C0। क्या है, C0। फिर अपन कहेंगे माना t = T पर अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता कितनी रहेगी, Ct। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यानी इन दोनों सांद्रताओं की तुलना हम इन सांद्रताओं से करेंगे, तो A के स्थान पे तो क्या आएगा, C0, और A-x के स्थान पे क्या आएगा, Ct। यानी अब हम क्या लिखेंगे, अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से, अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से, समाकलित वेग समीकरण से। अब देखो आप क्या लिखूंगा, K1 = 2.303 अपॉन T log, अब A के स्थान पे क्या आएगा, C0 अपॉन A-x के स्थान पे क्या आएगा, Ct। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमें
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं इस समीकरण को ऐसे लिख दूं, log C0 अपॉन CT इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो नीचे वाली राशि ऊपर और ऊपर वाली राशि नीचे, यानी मैं इसको लिख दूं K1T अपॉन 2.303। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी हमने प्रथम कोटि विक्रिया के वेग समाकलित वेग समीकरण से पहले ये समीकरण लिखी, फिर इसको हमने इस प्रकार व्यवस्थित किया। अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा उपरोक्त समीकरण का एंटीलॉग लेने पर, अब देखो जब हम इसका एंटीलॉग लेंगे तो ये जो राशि है ये इस लॉग का जो आधार है उसकी घात में चली जाती है। लॉग का आधार क्या है, 10, इसका मतलब ये राशि 10 की घात में चली जाती है। किस प्रकार, देखो C0 अपॉन CT इक्वल टू 10 और क्या आ जाएगी घात में K1T अपॉन 2.303। कोई दिक्कत नहीं है। C0 अपॉन CT इक्वल टू लॉग का आधार 10 है, इस 10 की घात में ये राशि चली जाती है तो 10 की घात K1T अपॉन 2.303। इसको मैं ऐसे लिख दूं C0 इक्वल टू CT इंटू 10 की घात K1T अपॉन 2.303। कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमारे पास ये समीकरण आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस समीकरण से मैं क्या ले सकता हूं, देखो इसको तो मैं समीकरण दे दूं 1 और इसको मैं समीकरण दे दूं 2। अब देखो हमने जो ये समीकरण लिखी है इससे मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, देखो समीकरण क्या है हमारे पास, log C0 अपॉन CT इक्वल टू K1T अपॉन 2.303। ये समीकरण है। मैं इसको इस प्रकार लिख दूं, log इस CT को तो मैं ऊपर ले जाऊं और C0 को नीचे लाऊं, यानी ऐसे लिख दूं मैं CT अपॉन C0 तो क्या हो जाएगा माइनस K1T अपॉन 2.303। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्या लेंगे एंटीलॉग, यानी हम कह सकते हैं उपरोक्त समीकरण का एंटीलॉग लेने पर अभी मैंने बताया था आपको कि एंटीलॉग लेंगे तो इधर जो लॉग का आधार है उसकी घात में ये राशि चली जाती है। इसका मतलब क्या आएगा CT अपॉन C0 इक्वल टू 10 की घात, देखो माइनस सब की बार माइनस K1T अपॉन 2.303 और इसको मैं इस प्रकार लिख दूं CT इक्वल टू C0 इंटू 10 की घात माइनस K1T अपॉन 2.303। तो एक हमारे पास ये समीकरण आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस समीकरण को मैं इस प्रकार लिख दूं, यानी मैं कहूं समीकरण 1 से देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस log 10 को ln में ले जाऊं, यानी अपन कह सकते हैं कि log को हम पुनः ln में ले जाएंगे तो क्या लिखूंगा मैं K1 1 अपॉन T भाई 2.303 हट जाएगा, यानी ln। अब देखो इसका मतलब log ही है, इसका आधार अब e है तो ln C0 अपॉन CT। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये हमने समीकरण 1 से लिखा है, इसको हमने 2 दे दिया, इसको मैं 3 दे दूं। अब देखो इससे मैं क्या लिख सकता हूं
इससे मैं लिख सकता हूँ ln सी नोट अपॉन सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा K1T। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे, उपरोक्त समीकरण का एंटीलॉग लेने पर क्या हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि इधर इस ln का जो आधार है उसकी घात में ये राशि चली जाती है, यानी एंटीलॉग लेंगे तो क्या आएगा सी नोट अपॉन सी टी इक्वल टू, अब ln का आधार क्या है, ई है, यानी ई की पावर K1T। कोई दिक्कत नहीं है। और इससे मैं ये लिख सकता हूं सी नोट इक्वल टू सी टी ई की घात K1T। तो एक हमारे पास ये समीकरण आ गई, इसको मैं समीकरण 4 दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक समीकरण में ऊपर लिख रहा हूं, देखो इसको देखो आप, मैं इस समीकरण को ऐसे लिख सकता हूं ln सी टी अपॉन सी नोट, यानी सी टी को तो मैं ले गया ऊपर और सी नोट को नीचे, तो क्या हो जाएगा माइनस K1T। अब इसका मैं क्या लूंगा एंटीलॉग, इस समीकरण का एंटीलॉग लूंगा मैं, एंटीलॉग लूंगा तो क्या होगा, ये राशि इसका जो आधार है उसकी घात में चली जाएगी, यानी क्या हो जाएगा सी टी अपॉन सी नोट इक्वल टू ई की घात माइनस K1T, क्योंकि अब माइनस है यहाँ पे, तो एक तो ये हो गया। और इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ सी टी इक्वल टू सी नोट ई की घात माइनस K1T। अब देखो आप, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको मैं समीकरण 5 दे दूं, समझो आप। वापस से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। सबसे पहले हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखा, फिर हमने क्या कहा कि t बराबर 0 पर अभिकारकों की सांद्रता सी नोट, t बराबर t पर अभिकारकों की सांद्रता सी टी। अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10, यानी आधार इसका 10 है, और सी नोट अपॉन सी टी। इस समीकरण से हमने ये समीकरण लिख दी लॉग सी नोट अपॉन सी टी इक्वल टू, ये राशि उधर चली गई तो K1T अपॉन 2.303। फिर हमने इस समीकरण का एंटीलॉग लिया, एंटीलॉग लेंगे तो इधर वाली जो राशि है, यानी अपन क्या कहेंगे दाईं ओर वाली राशि इस लॉग का जो आधार है उसकी घात में चली जाती है। तो हमने क्या लिखा सी नोट अपॉन सी टी इक्वल टू 10 की पावर K1T अपॉन 2.303। फिर हमने इस सूत्र से ये सूत्र लिखा, यानी सी नोट, यानी ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो सी नोट इक्वल टू सी टी इंटू 10 की पावर K1T अपॉन 2.303। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि हम इस लॉग सी नोट अपॉन सी टी को इस प्रकार लिखेंगे लॉग सी टी अपॉन सी नोट, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस K1T अपॉन 2.303। फिर हमने इसका एंटीलॉग लिया, एंटीलॉग लेंगे तो ये दाईं ओर वाली राशि इसके आधार की घात के रूप में चली जाती है। इसका आधार यहाँ पे 10 है, तो 10 की घात माइनस K1T अपॉन 2.303। और इससे हमने क्या लिखा सी टी इक्वल टू सी नोट इंटू 10 की पावर माइनस K1T अपॉन 2.303। कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो हमने इस समीकरण 1 से क्या लिखा, इस लॉग जो 10 है उसको हमने ln में चेंज कर दिया, तो हमने क्या लिखा देखो 1 अपॉन टी ln सी नोट अपॉन सी टी। इससे हमने क्या लिखा ln सी नोट अपॉन सी टी इक्वल टू K1T। कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये लिख दिया। फिर इसका क्या ले लिया एंटीलॉग, एंटीलॉग लेंगे तो अब इसका आधार ई है, यानी दाईं ओर वाली राशि ई की घात में चली जाती है। और हमने क्या लिखा सी नोट अपॉन सी टी इक्वल टू ई की घात K1T। और इससे हमने क्या लिखा सी नोट इक्वल टू सी टी ई की घात
K1T। फिर हमने इस सूत्र को हमने क्या लिखा, ln CT/C0 इक्वल टू माइनस K1T। इसका हमने क्या लिया, एंटी लॉग। तो ये राशि इसका जो आधार है उसकी घात में चली गई, यानी CT/C0 इक्वल टू e की घात माइनस K1T। और इससे हमने क्या लिखा, CT इक्वल टू C0 इंटू e की घात माइनस K1T। यानी ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 और समीकरण 5 आई है, इनको हम विल्हेल्मी समीकरण कहते हैं। कोई सी भी आप एक समीकरण ध्यान में रख सकते हो, ये इसके अलग अलग रूप हैं। ये भी क्या है, विल्हेल्मी समीकरणी है, ये भी क्या है, विल्हेल्मी समीकरणी है, ये भी विल्हेल्मी समीकरणी है, और ये भी विल्हेल्मी समीकरणी है। तो ये मैंने आपको विल्हेल्मी समीकरण के अलग अलग रूप बता दिए। यहाँ पर हमने इसको इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये जो विल्हेल्मी समीकरण है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण का ही रूप है। बस इसको विल्हेल्मी नामक वैज्ञानिक ने अलग रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए आपको ये विल्हेल्मी समीकरण भी ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से हम विल्हेल्मी समीकरण लिखते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हम लेते हैं रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया, क्योंकि हमें पता है रेडियो एक्टिव विघटन की जो अभिक्रिया है यह भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या कहेंगे कि रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया भी प्रथम कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी का पालन करती है। क्या कहेंगे कि रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया भी प्रथम कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी का पालन करती है। यानी अब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ये भी लिखाया था, रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया। देखो, हमें इतना पता हो गया है कि रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके लिए समाकलित वेग समीकरण और जो अर्धायुकाल का सूत्र है वो किस प्रकार से लिखते हैं, ये बात हम अब पढ़ेंगे। यानी मैं कह सकता हूं, माना कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, माना कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ ए है, पदार्थ ए है जो विघटित होकर उत्पाद बनाता है, विघटित होकर उत्पाद बनाता है। समझना, देखो मैंने क्या कहा कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ ए है जो विघटित होकर उत्पाद बनाता है। यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है और ये विघटित होकर प्रोडक्ट बना रहा है। यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ, ए क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ कह दो या रेडियो एक्टिव तत्व कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखेंगे, हम कहेंगे माना t बराबर 0 पर
ए के परमाणुओं की संख्या, ए के परमाणुओं की संख्या, यानी हम प्रारंभ की बात कर रहे हैं, यानी T बराबर 0 पर इस रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या वो है N0। कितनी है? N0। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। फिर क्या लिखूं? माना T बराबर T पर A के परमाणुओं की संख्या, A के परमाणुओं की संख्या कितनी है? Nt। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहेंगे? अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया के, अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से, प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से क्या है? K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। ये हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। अब हम रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया के लिए क्या लिखेंगे? समाकलित वेग समीकरण। तो अब देखो इस A के इक्वल तो क्या है? N0, ये तो है, और A माइनस x के इक्वल क्या है? Nt। कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्रारंभ में A के परमाणुओं की संख्या N0 है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है? प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता, ठीक है ना, और T बराबर T पर A के परमाणुओं की संख्या क्या है? Nt, और यहाँ पे क्या है? A माइनस x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? Nt। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हम इस समीकरण में A के स्थान पर तो रखेंगे N0 और A माइनस x के स्थान पर रखेंगे Nt, और जो ये K1 है, K1 यहाँ पे क्या है? वेग स्थिरांक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और यहाँ पर जब हम इस समाकलित वेग समीकरण को रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया के लिए लिखेंगे तो हम इस K1 के स्थान पे लेमडा लिखेंगे। इंपॉर्टेंट बात है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेमडा इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A के स्थान पे क्या रखूंगा? N0 अपॉन A माइनस x के स्थान पे क्या आएगा? Nt। बस इस समीकरण को आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर लेमडा क्या है? देखो लेमडा यहाँ पे है रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन स्थिरांक, या हम इसे कह सकते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षयांक। क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षयांक भी इसको कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ये रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया पढ़ने का हमारा यही उद्देश्य था कि ये सूत्र आपको ध्यान में रखना जरूरी है। K1 के स्थान पे लेमडा लिखेंगे, लेमडा इक्वल टू 2.303 अपॉन T log N0 अपॉन Nt। लेमडा क्या बताया मैंने आपको? रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन स्थिरांक, और इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षयांक। ये जो सूत्र है हमारे पास समाकलित वेग समीकरण, ये आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी काम आएगा। बस ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर तो हम K1 लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं? लेमडा। इसमें A अपॉन A माइनस x लेते हैं और यहाँ पे N0 अपॉन Nt। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कर लिया, जो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब हम इसके लिए अर्धायुकाल भी देखेंगे, अर्धायुकाल का सूत्र भी अपन देखेंगे।
रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, यानी अर्धायुकाल का सूत्र भी हम प्राप्त करेंगे। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखने में। अब हम अर्धायुकाल की बात कर रहे हैं। और इस अर्धायुकाल को अर्ध आयु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धायु। और अर्धायुकाल को हमने टी हाफ से लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अर्धायुकाल लिखेंगे हम समाकलित वेग समीकरण से। अभी हमने लिखा है समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण से। समाकलित वेग समीकरण से क्या था? लेमडा इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन टी। ये हमने रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिख दिया। अब लगाएंगे कंडीशन वही, टी बराबर तो टी हाफ और एन टी इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2। क्या बताया मैंने? टी बराबर तो टी हाफ और एन टी बराबर एन नॉट अपॉन 2, या इसको n/2 भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा, लेमडा इक्वल टू 2.303, टी के स्थान पर क्या रखेंगे? टी हाफ, फिर लॉग एन नॉट, ये एन नॉट, और एन टी के स्थान पर क्या रखेंगे? एन नॉट अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा? लेमडा इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 10, इसको सरल करूंगा तो एन नॉट इंटू 2 ऊपर चला जाएगा और एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, यानी हमारे पास क्या आएगा? लेमडा इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग 2। लेमडा इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग 2 का मान कितना होता है? 0.3010। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं अपन, चूंकि log 2 इक्वल टू 0.3010, ये log 2 का मान होता है और log 2 के स्थान पे हमने ये मान रख दिया। तो क्या आएगा हमारे पास? आएगा टी हाफ की बात कर रहे हैं हम, टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन लेमडा, और सरल करेंगे तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लेमडा। ये हमारे पास रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र आ गया। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे, एक तो समाकलित वेग समीकरण को और एक अर्ध आयुकाल वाले सूत्र को। दोनों सूत्र न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया भी देख ली। अब हम बात करते हैं आज की हमारी अगली हेडिंग, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। आभासी एकाणुक अभिक्रिया, देखो आभासी एकाणुक अभिक्रिया या इसको बोलते हैं आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी अपन कह सकते हैं कि यह भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया बोल सकते हैं या छद्म एकाणुक अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। अब हम ले रहे हैं छद्म एकाणुक अभिक्रिया या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो पहले मैं लिख दूं आभासी एकाणुक
आभासी एकाणुक अभिक्रिया। देखो इसके कई नाम हैं, तो आप प्रत्येक नाम को ध्यान में रखोगे। एक तो इसको बोलते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया, एक इसको बोलते हैं आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया। एक इसको बोलते हैं हम छद्म एकाणुक अभिक्रिया, ये नाम भी आप ध्यान में रखोगे। छद्म एकाणुक अभिक्रिया, छद्म एकाणुक अभिक्रिया। और एक इसको बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो ये नाम भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखो कई बार बोर्ड एग्जाम में छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, या छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो हम आभासी एकाणुक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, इसके कौन कौन से नाम हैं। देखो आभासी एकाणुक अभिक्रिया यानी अपन कह सकते हैं स्यूडो यूनिमोलेक्युलर अभिक्रिया, या आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक नाम है इसका छद्म एकाणुक अभिक्रिया, स्यूडो यूनिमोलेक्युलर अभिक्रिया, और एक इसको बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। किसी भी नाम से आपको इस अभिक्रिया को पूछा जा सकता है, तो ये नाम आप ध्यान में रखोगे। अब देखो अपन कहेंगे कि आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता एक से अधिक होती है परंतु कोटि एक होती है, वे अभिक्रियाएं आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो क्या बताया मैंने बताया वे अभिक्रियाएं, समझना आप, वे अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता एक से अधिक हो, अणुसंख्यता एक से अधिक हो, परंतु कोटि एक हो, परंतु कोटि एक हो, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, आभासी प्रथम कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो क्या बताया मैंने कि वे अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता एक से अधिक हो परंतु कोटि एक हो, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, जल अपघटन। देखो कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि एथिल एसीटेट का उदाहरण लेकर
आभासी एकाणुक अभिक्रिया को समझाइए। इसलिए कह रहा हूं आपको, ये जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आभासी एकाणुक अभिक्रिया का। इसके ऊपर स्टार लगा लेना। अभिक्रिया क्या है? CH3COO2H5 प्लस H2O। अभिक्रिया हो रही है अम्लीय माध्यम में, क्या बनेगा? CH3COOH और C2H5OH। ठीक है, देखो ये है एथिल एसीटेट, यानी ये एक एस्टर है। क्या है? एस्टर। मैं लिख रहा हूं कोष्टक में एस्टर। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि एस्टर का एग्जाम्पल लेते हुए आभासी एकाणुक अभिक्रिया को समझाइए। ये जल है यहाँ पे आधिक्य में, यानी अधिकता में लिया जाता है। अब देखो हम क्या कहेंगे, हम इस अभिक्रिया के बारे में कहेंगे कि इस अभिक्रिया में जल को आधिक्य में लिया जाता है, इसलिए जल की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को नगण्य माना जाता है और अभिक्रिया के दौरान केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसलिए यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। देखो इस अभिक्रिया की अगर हम अणु संख्यता की बात करें तो अणु संख्यता तो इसकी 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 अणु हैं, एथिल एसीटेट का और जल का। इसका मतलब अगर मैं इसकी अणु संख्यता लिखूं, अणु संख्यता, तो क्या लिखूंगा? अणु संख्यता तो 2 होगी, लेकिन इसकी अगर कोटि की बात की जाए तो कोटि इसकी 1 होती है। ये एग्जाम्पल पहले भी हमने अध्ययन किया है, इस एग्जाम्पल का ये एग्जाम्पल पिछली क्लासों में आ चुका है। एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया की जहाँ बात आती है तो आप एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन लेकर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को समझा सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल तो हमने लिया है एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। दूसरा एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। दूसरा एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। यानी अपन कह सकते हैं कि सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन भी एक आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो अभिक्रिया क्या होती है? C12H22O11, ये रहा हमारे पास जल, ये भी हो रही है अम्लीय माध्यम में। C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक तो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। सुक्रोज के जल अपघटन से एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। ठीक है, ये हमने लिया सुक्रोज और ये है हमारा जल जो आधिक्य में लिया जाता है। अब देखो यानी इस अभिक्रिया में भी जल को अधिकता में लेते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इस अभिक्रिया के दौरान जल की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को नगण्य माना जाता है। अतः अभिक्रिया के दौरान केवल सुक्रोज की सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसलिए यह अभिक्रिया भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यह अपन कह सकते हैं कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। देखो अणु संख्यता की बात करते हैं तो अणु संख्यता तो इसकी 2 होगी, यानी हम इस अभिक्रिया की अणु संख्यता लिखें तो अणु संख्यता तो कितनी है?
2 है, लेकिन कोटि की बात करें तो कोटि इसकी 1 होती है। तो अपन कह सकते हैं कि सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन भी एक छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो दोनों एग्जाम्पलों को आप ध्यान में रखोगे, छद्म प्रथम कोटि की परिभाषा को आप ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को एस्टर का एग्जाम्पल देकर समझाइए, या फिर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो आप आराम से इसको समझा सकते हैं। तो देखो, आज की क्लास में हमने छोटे छोटे 3 टॉपिक पढ़े। एक तो हमने विलहेल्मी समीकरण, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण का ही एक रूप है। फिर हमने रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया देखी। रेडियो एक्टिव विघटन की जो अभिक्रिया है वो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसके लिए हमने समाकलित वेग समीकरण लिखा और अर्धायुकाल का सूत्र प्राप्त किया। समाकलित वेग समीकरण में हमने लेम्डा को पढ़ा। लेम्डा क्या था? लेम्डा था रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन स्थिरांक। तो उसको भी आप ध्यान में रखोगे। और फिर हमने छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अध्ययन किया। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, धन्यवाद।